ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आपका एक चैप्टर है, भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में। मतलब भारत में जाति के संदर्भ में आपको जो शक्ति संरचना है, जो स्ट्रक्चर वगैरह है, उसकी बात करनी है। अब क्या बातें कैसे होंगी, सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे निश्चिंत होकर आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आपको सारी बातें एट द एंड अगर आप देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी है कि जाति का क्या अर्थ होता है। तो जाति का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे पहले हम कास्ट को समझते हैं, आखिर कास्ट का क्या अर्थ होता है। जाति शब्द अंग्रेजी कास्ट, अंग्रेजी जो शब्द है कास्ट का हिंदी रूपांतर है। इसका पहला उपयोग 1563 में ग्रेसिया ग्रेसिया डी ऑर्टा ने किया था। उनके शब्दों में, लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते हैं। इस प्रकार जूते बनाने वाले लोग एक ही प्रकार के हैं, यानी कि एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों, जाति को इंग्लिश में कास्ट कहा जाता है। ठीक है, कास्ट मतलब यहाँ पे ई भी आएगा, कास्ट कहा जाता है। और इस कास्ट का क्या मतलब होता है, अभी हम इसको देख रहे हैं। तो कास्ट जो शब्द है, इसका पहली बार जो उपयोग है वो 1563 में किया गया था। किसने किया था? तो ग्रेसिया डी ऑर्टा के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें कि कास्ट का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा कि एक ही तरह का व्यवसाय करने वाले लोग, या लंबे समय से जो एक ही तरह का व्यवसाय अपनाए हुए हैं, जिनका व्यवसाय परिवर्तित नहीं होता, उसी को हम कास्ट समझ सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। जैसे कि जूते बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक ही प्रकार के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही कास्ट के हैं। मतलब ये कि पहली बार जब कास्ट शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ ग्रेसिया डी ऑर्टा के द्वारा यही बताया गया कि एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। और ऐसा होता भी है, जैसे कि कई सारी जातियां हैं, जैसे कि कुम्हार हो गए, लुहार हो गए, सुनार हो गए। तो ये कैसी जातियां हैं जिनका जो व्यवसाय है वो एक ही है ना। इसके साथ ही अब्बे डुबायस का मत है कि कास्ट शब्द यूरोप में किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा है। इसके अलावा एक और विद्वान है अब्बे डुबायस। अब इनके अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा जो ये कास्ट शब्द है, इसका जो उपयोग है वो यूरोप में एक ही कबीले, जैसे कोई ग्रुप हो, कोई कबीला हो, कोई वर्ग हो, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा AR वार्डिया, कास्ट शब्द लैटिन, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टस शब्द से मिलते जुलते शब्द कास्टा से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रजातीय तत्व, नस्ल और पैतृक गुणों से संपूर्ण। मतलब AR वार्डिया कास्ट को लैटिन भाषा का एक शब्द है कास्टा, उससे जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कास्टा है या ये जो कास्ट है, इसका जो अर्थ है वो मिलता जुलता है प्रजातीय तत्व या नस्ल से या पैतृक गुणों से। मतलब हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुण होते हैं, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, जो हमारी नस्ल है, तो ये उससे कास्ट को जोड़ते हैं। यहाँ पर जितनी भी कन्फ्यूज़न है, अभी आपको सारी कन्फ्यूज़न सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे बात को समझिए। अभी हमने कास्ट शब्द को समझा है, ठीक है। अभी हम हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग अभी हम सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी हम जाति, ये जो शब्द है जाति, इसको हमने अभी अंग्रेजी शब्द कास्ट के रूप में समझा कि आखिर जाति का क्या अर्थ लिया जाता रहा है अंग्रेजी भाषा में या यूरोप में। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ हमने देख लिया जैसे कि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को जाति के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, एक ही कबीले के लोगों को एक ही कास्ट या एक ही जाति का माना गया, या पैतृक गुण या एक ही जैसी नस्ल के लोगों को कास्ट से जोड़ा गया यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमने जाति का जो अर्थ है अभी हमने अंग्रेजी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में समझा है। अभी हम हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी का ये जो शब्द है जाति, संस्कृत भाषा की जन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना व उत्पन्न करना। इस प्रकार से जाति का अभिप्राय जन्म से समान गुण वाली वस्तुओं से है। जाति प्रथा जिसे वर्ण और जाति के रूप में भी जाना जाता है और जन्म के आधार पर पहचान के रूप में भी समझा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो हिंदी भाषा का ये जो शब्द है जाति, ये संस्कृत भाषा के एक जन धातु से बना है। इसका अर्थ होता है उत्पन्न करना या उत्पन्न होना, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जाति का जो अभिप्राय है वो ये माना जाता है कि जन्म से एक समान गुण होना, जन्म से
समान गुण वाली वस्तु, उसको हम जाति कहते हैं, या जाति के रूप में हम यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। जाति प्रथा, जिसे वर्ण और जाति के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो जाति प्रथा है इसको हम वर्ण व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं, और इसे हम जन्म के आधार पर देखते हैं कि एक ही जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसी जाति का माना जाता है, एक ही कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसी कुल का माना जाता है, या उसकी जो पहचान है वो उसी कुल के आधार पर या उसी कबीले के आधार पर होती है। तो इसलिए जाति जन्म से भी ज़्यादातर जुड़ी रहती है, ठीक है। तो जन्म भी इसका एक मुख्य आधार है। ये विरासत में मिली व्यवस्था है। इस प्रकार एक बच्चा जन्म से ही अपने पिता की जाति को ग्रहण करता है। तो देखिए दोस्तों, जो जाति है वो विरासत में मिली व्यवस्था है, मतलब ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है उसे अपने पिता की जो जाति है वो मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है किसी परिवार में, तो उस परिवार की सदस्यता या उस परिवार की जो जाति है, जो उसका मतलब जाति है उसकी, तो उसको उसी जाति का माना जाएगा। तो ये सारी बातें थी जाति के संदर्भ में। हिंदी भाषा में हमने समझ लिया, सिंपल से कम शब्दों में हमने बात की कि जो हिंदी भाषा का ये जो शब्द है जाति, ये जन्म से जुड़ा हुआ है, ये जन्म के आधार पर पहचान को व्यक्त करता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको एक बार फिर बताऊँ तो जाति का दोस्तों भारत के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ यही है कि एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, या जन्म के आधार पर जो जातिगत जो चीज़ें हैं वो प्रदान की जाती हैं, जो जाति का नाम दिया जाता है जन्म के आधार पर, तो ये सारी चीज़ें जाति के अंदर आती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हम व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को देखते हैं कि एक ही जाति के लोग एक ही तरह का व्यवसाय करते आ रहे हैं, या प्रत्येक जाति में जन्म लेने वाले बच्चे को, चाहे वो कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के गुण हो, तो उसे उसी जाति का माना जाता है जिसमें उसका जन्म होता है। तो जन्म और व्यवसाय एक अहम भूमिका निभाते हैं जाति में। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने जाति का अर्थ अच्छे से समझ लिया, कास्ट के रूप में समझ लिया कि कास्ट के सेंस में जाति का क्या अर्थ लगाया जाता है, हिंदी भाषा में ये जाति शब्द का क्या अर्थ है, इसको हमने हल्का सा समझ लिया। इतना इनफ है, अर्थ में इतना इनफ है, मीनिंग में इतना काफ़ी है, और ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था है जो हिंदू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। देखिए दोस्तों, अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो जाति व्यवस्था कई बार कहा जाता है, कई बार वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है भारत में हिंदू समाज में, वो है ऐसी है कि भारत में 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ये जो 3 वर्ण हैं इनका जो दर्जा है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन ये जो चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण, या शूद्र जाति कह लो नॉर्मली, तो शूद्र जो वर्ण था उसको सबसे ज़्यादा निचले पायदान पर रखा गया था, और इसके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय से, प्राचीन समय से शूद्र लोगों के साथ, शूद्र जाति से संबंधित लोगों के साथ भेदभाव होता या शोषण होता चला आया है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम थोड़े से कुछ जो शोषण थे, कुछ जो भेदभाव थे, इसको हम देख भी सकते हैं। भारतीय समाज में शूद्र तथा अस्पृश्य लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ है। उन्हें इत्यादि भेदभावों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात सड़कों, कुओं, अदालतों, डाकघरों, स्कूलों तक पहुँच से वंचित रखा गया है। मंदिरों तक पहुँच या उच्च वर्ग को अशुद्ध करने के लिए उनकी उस उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब दोस्तों, अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे थे कि जाति क्या होती है, ठीक है। जाति को मैंने आपको समझा दिया, जाति क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया भारत के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदू समाज के कॉन्टेक्स्ट में, कि वर्ण व्यवस्था क्या है। अब ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, यही मान लो जाति व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण मुख्य रूप से बनाए गए थे। 4 वर्णों में जो शूद्र जाति थी इसको मतलब सबसे ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ा, इसे सबसे ज़्यादा भेदभावों का सामना करना पड़ा, और इसी के चलते इसकी जो हालत है वर्तमान टाइम पर शूद्र जाति की, वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। या उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा दयनीय हालत या स्थिति थी शूद्र जाति की। और इसी का प्रभाव है कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कई सारी व्यवस्थाएं भी शूद्र या जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए किए गए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये सारी बातें कर रहे हैं। तो जो शूद्र जातियाँ थी उनके साथ कई तरह के भेदभाव हुए थे, जैसे कि उन्हें सार्वजनिक जो सड़कें थी, जो कुएं थे, जो अदालत थी, उसका उपयोग नहीं करने दिया जाता था। स्कूलों से वंचित रखा जाता था। सार्वजनिक जो सुविधाओं के क्षेत्र थे, तालाब वगैरह थे, उनसे उन्हें वंचित रखा जाता था। मंदिरों में प्रवेश पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है।
अशुद्ध करने के लिए उनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध। मतलब देखो, कई बार ऐसा माना जाता था कि उच्च वर्ग के लोगों के सामने वो मतलब ना आए या उन्हें ना छुएं। कुछ अछूत लोग भी थे, मतलब कई समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जिसको अछूत घोषित कर दिया गया था या अस्पृश्य मान लिया गया था। ठीक है, उससे कहा जाता था कि वो किसी भी उच्च जाति के व्यक्ति को ना छुए या उसके सामने भी गलती से ना आए, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, जो ऊंची जाति का व्यक्ति है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए उनके आने जाने पर कई जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही रिहायशी और आवासीय अलगाव के कारण गांव से बाहर रहना। इसके साथ ही एक भेदभाव ये भी था, कई तरह के भेदभाव थे, तो एक भेदभाव ये भी था कि जो रिहायशी एरिया थे, रिहायशी मतलब जो थोड़ा नगर वगैरह का एरिया था, या नगर नहीं मतलब मुख्य, जहाँ पे मुख्य जातियों के लोग रहते थे, जहाँ पे अच्छी खासी बसावट थी, तो वह उन क्षेत्रों से दूर रखा जाता था। जहाँ पर अच्छे मतलब अच्छी सुविधाएं थी रहने की, तो उन क्षेत्रों से दूर रखा जाता था शूद्र जातियों को। तो गांव से बाहर रहना पड़ता था इन्हें। ठीक है, जो मुख्य भूमि थी गांव की, उसे बाहर रहना पड़ता था। इसके अलावा सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने से वंचित करना तथा दुल्हन को ले जाने के लिए घोड़े या साइकिल, छाता, सोने चांदी के गहने और पालकी पर सवारी करने के इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों कई तरह के भेदभाव थे, जैसे कि अब आप देखोगे कि कुछ सुविधाएं और विलासिता की वस्तुएं होती हैं जिनसे इंसान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजॉयमेंट करता है, या अपने आप को सुंदर बनाता है, या आनंद उठाता है किसी वस्तु का, तो उसे हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। तो इसीलिए मतलब तो शूद्र जातियों के साथ अगर हम देखें तो कई सारी विलासिता और सुविधाओं की जो वस्तुएं थी उससे भी उनको वंचित रखा गया था, दूर रखा गया था। यहाँ तक कि दुल्हन को ले जाने के लिए घोड़े पर बैठकर कोई शूद्र व्यक्ति नहीं जा सकता था। ये ऊंची जातियों का ही काम था कि ऊंची जाति के लोग ही घोड़े पर बैठ सकते थे। और ऐसे केस आपको आज भी दूर दराज के गाँव के इलाके में देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ समय पहले, 3 साल पहले आई थिंक, अब मैंने ध्यान नहीं दिया उसे, अभी 3 साल पहले मुझे याद है, तो 3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक जगह पर एक ऐसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति था, तो वो घोड़े पर चढ़कर अपनी बारात में जा रहा था। मतलब घोड़े पर चढ़कर दुल्हन को लेने, या बारात होती है ना, तो घोड़े पर बैठकर वो जा रहा था। तो उस पर कई सारे जो लोग थे उन्होंने रोक लगा दी, कुछ लड़कों वगैरह ने तो रोक लगा दी कि वो घोड़े पर ना बैठे। हालांकि फिर प्रशासन ने एक्शन लिया और फिर वो घोड़े पर बैठा, लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हैं कि आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि कई कई इलाकों में आज भी ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र जाति के या निचली जाति के लोग हैं वो घोड़े पर ना बैठें, सोने चांदी की जो वस्तुएं हैं उनका यूज़ ना कर पाएँ, पालकी में ना लाया जाए दुल्हन को। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे उन्हें वंचित रखा गया था लंबे समय तक। सम्मानजनक और लाभदायक व्यवसाय से बाहर रखा गया। इसके साथ ही जो शूद्र लोग थे उनको सम्मानजनक व्यवसाय और लाभदायक जो व्यवसाय था उससे दूर रखा गया था। तो इस तरह दोस्तों भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, भारत में जो जाति प्रथा थी, उसके अंतर्गत शूद्र जाति या अस्पृश्य जाति के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था। उनका लगभग बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से शोषण होता चला आया था। और इसी के चलते भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान उनके लिए किए गए। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी तो मैं आपको समझा दूं। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि जाति का क्या अर्थ होता है, और जाति का अर्थ हमने समझ लिया है, इतना हमें काफ़ी था। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसमें आपको जाति का अर्थ कहा है चैप्टर ने कि आपको जाति का अर्थ समझाना है। जाति का अर्थ मैंने आपको बता दिया और आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही इस चैप्टर में मुख्य रूप से बात करनी थी जाति संरचना, किस तरह से आज शक्ति में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जाति का, तो इसे हम काफ़ी डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्र जाति है उसके साथ जो भेदभाव हुआ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, और फिर उसके भेदभाव के लिए, उसको भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे हमने जाति प्रथा के अंतर्गत शूद्र जाति के साथ जो भेदभाव हुआ इसको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर भेदभाव की रोकथाम के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आखिर कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रावधान है वो सुरक्षा संबंधी है। मतलब सुरक्षा कार्यवाही का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में कई सारे अनुच्छेद या कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति या जो निचली जातियों के लोग थे, जो शूद्र थे पहले, ठीक है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये पिछड़ी हुई जाति हैं, तो आप निचली जातियाँ कह सकते हैं, ये पिछड़ी हुई जातियाँ कह सकते हैं। तो इन पिछड़ी हुई जातियों को, जिनके साथ लंबे समय से शोषण भी होता चला आया है, उनको सम्मान दर्जा दिलाने के लिए या भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए
कई सारे प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। पहला जो प्रावधान है वो है सुरक्षा कार्यवाही से संबंधित, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 से के भाग 4, 16 के भाग 4, 19 अनुच्छेद 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335, 338 और 339 के भाग 1, 371 के भाग का, ख, ग और 5वीं अनुसूची व 6ठी अनुसूची में निहित है। मतलब ये आप समझ सकते हो कि ये जो अनुच्छेद हैं इसमें जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे कि आप देख सकते हो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, ठीक है, नस्ल और वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक सुरक्षा प्रदान कर दी गई कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 वगैरह भी हैं जिसके तहत समानता का स्थान दिया गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण दिया गया है। तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 17 जो है उसके अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं सुरक्षा से संबंधित। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे कि भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। देखो, अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। एससी मतलब आप समझ सकते हो जो भारत में जो पहले जो निचली जातियां थी वो आती हैं एससी के अंतर्गत। लेकिन अनुसूचित जनजाति का मतलब वो हैं जो पहले कबीलों के रूप में रह रहे थे, आदिवासी के रूप में रह रहे थे। आदिवासी का मतलब यहाँ पर ये है कि दूर दराज के इलाके में रह रहे थे, ठीक है, दूर दराज का इलाका है, गांव से दूर का इलाका है, जनजातियों के रूप में रह रहे थे, इकट्ठे समुदाय के रूप में रह रहे थे, तो वो उन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। जनजाति का मतलब यही है कि एक पिछड़ापन पाया जाता है, वो टेक्नोलॉजी से दूर रहे हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था से दूर रहे हैं, तो ये होती है जनजाति। जनजाति का मतलब आदिवासी होता है वैसे। और आदिवासी कौन है? जो आज वर्तमान समय की राजनीति से, वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी से दूर रहे, या वर्तमान समय में किस तरह का मतलब कल्चर चल रहा है इससे दूर होकर वो अपना अलग बस्ती बसा कर रहे, तो वही तो जनजाति है, वही तो आदिवासी है। सिर्फ आदिवासी का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ जंगल में ही किसी कोने में जाकर रहे। तो ये सारी बातें हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति थी, जो बहुत पिछड़ी हुई थी, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, हाँ, जो अभी सभ्य भी नहीं बने थे सही से, तो उनको ऊपर लाने के लिए, उनको एक स्थान दिलाने के लिए, और अनुसूचित जाति जिसको मतलब लंबे समय से जिसका शोषण हुआ था लंबे समय से, तो इन लोगों को बराबर का स्थान दिलाने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। उसमें से हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। अब देखिए, इतने सारे कानून भारतीय संविधान में दिखाए गए हैं, और इसी को लागू करने के लिए भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम भी पारित किया है। ये जो अधिनियम है वो अत्याचार निरोधक है। अत्याचार निरोधक मतलब कि कोई अत्याचार नहीं कर सकता, उससे संबंधित कई सारे कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा। इसके साथ ही संविधान और अन्य कानूनों में निर्मित विभिन्न सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए धारा 338 और धारा 338A के तहत संविधान 2 संवैधानिक कमीशन आयोग नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो प्रभावी रूप से, मतलब जो कानून बनाए जाएंगे उन्हें अच्छे से लागू किया जाए। जो सुरक्षा संबंधी कानून हैं अनुसूचित एससी और एसटी के लिए, उन्हें अच्छे से लागू किया जाए। इसके लिए 2 आयोग की स्थापना की भी बात करता है। एक एससी के लिए एक स्पेशल राष्ट्रीय स्तर का, देश के स्तर का, नेशनल लेवल का एक आयोग बनाया जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर का आयोग बनाया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सिंपल सा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रावधान है उसमें पहला था सुरक्षा कार्यवाही। यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा ये क्या थी, ये सुरक्षा दे रही हैं। ये जो प्रावधान है, ये जो कानून है वो सुरक्षा दे रहे हैं एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग को। अब इसके बाद आता है विकास कार्यवाही। भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो इन लोगों के, जो निचली जातियाँ थी, उनके विकास से संबंधित हैं, डेवलपमेंट से संबंधित हैं। अब ये क्या है इसको समझो। इस नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि एससी और एसटी और अन्य समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने के लिए संसाधन और लाभ प्रदान किए जाएं। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275 1 और अनुच्छेद
339 के भाग 2 में निहित है। मतलब यह है कि कई सारे प्रावधान अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 339 में किया गया है, जो कि एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों को एक बराबरी का स्थान दिलाने का प्रयास करेगी। मतलब यहाँ पे संविधान में हमें 2 अनुच्छेद दिखाई देते हैं जो विकासात्मक अनुच्छेद हैं, जो बात करते हैं कि सरकार एससी और एसटी को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कानून बनाएगी या कुछ काम करेगी। ये सारी बातें की गई हैं। इसके साथ ही एक है सकारात्मक कार्यवाही। अब सकारात्मक कार्यवाही क्या है? देखो, सकारात्मक कार्यवाही को लोकप्रिय रूप में आरक्षण शब्द से जाना जाता है। जब मैं आपके सामने कभी भी सकारात्मक कार्यवाही का नाम लूँ या कभी भी आपके सामने अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्यवाही शब्द आ जाता है, तो इसका मतलब होता है आरक्षण। सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत हम किसी एक कम्युनिटी को, एक वर्ग को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं आरक्षण के रूप में। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब यही होता है कि यहाँ पर ये जो भेदभावपूर्ण चीज़ अपनाई गई। जैसे कि आप लोग खुद सोचिए कि यार हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इक्वेलिटी का सिद्धांत है देश में, और आरक्षण को अपनाया गया है ना। तो आरक्षण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे सकारात्मक रूप में चीज़ें अपनाई गई हैं, क्योंकि वो लोग उनके साथ लंबे समय तक, मतलब जो निचली जातियाँ हैं उनके साथ लंबे समय तक भेदभाव हुआ है। उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि समाज उसका कारण था। तो उसको पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है उनको, इसीलिए यहाँ पर सकारात्मक कार्यवाही शब्द यूज़ किया गया है। इसका मतलब भेदभाव नहीं होता। सकारात्मक कार्यवाही से आरक्षण केवल सार्वजनिक क्षेत्र से में ही आवंटित किया गया है, निजी क्षेत्र में नहीं। अगर हम भारत के एक संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो संविधान के अकॉर्डिंग जो आरक्षण दिया गया है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध सीटों में से 22.5% जो सीटें हैं वो दलित जातियों यानी कि निचली जातियों के लिए है, और जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए है, उनके छात्रों के लिए आरक्षित है। मतलब देखिए, जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर अगर हम बात करें हाई एजुकेशन में या जॉब वगैरह में भी बात करें हम, तो वहाँ पे हमें 22.5% का आरक्षण देखने को मिल जाता है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? स्पेशली अनुसूचित जनजाति के लिए 15% है इस 22 में से, और बाकी जो बचा है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए भी की गई है। ठीक है। जाति पर अंबेडकर। अब हम बात करते हैं जाति को लेकर अंबेडकर के क्या विचार रहे हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोग जो ऊंचे स्तर के थे, उनके द्वारा कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया गया, ताकि वे विरोध ना कर सकें और दास्ता दूर नहीं कर सकें। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को अलग कर दिया गया। मतलब कहने का यह है, अगर हम बात करें अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें कि जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अंबेडकर जी का मानना है कि प्रारंभ में कोई जाति वगैरह थी ही नहीं, ये सब कुछ स्वार्थी लोगों का किया धरा है। मतलब कुछ स्वार्थी लोग थे ऊंची जाति के, जिन्होंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए निचली जातियों को दबा दिया। ऐसा सिस्टम, ऐसा समाज बनाया जिसमें निचली जातियाँ सदा ही निम्न स्तर की बनी रहें और वो कभी ऊपर ना उठ सकें, कभी वो विरोध ना कर सकें। ऐसी व्यवस्था जाति व्यवस्थावाद के अंतर्गत बनाई गई है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। इसके साथ ही अगर हम आगे इनके विचार को देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्यक्षमता नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य को इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता। वे जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी मानते थे। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है, अतः डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय की जड़ मानते थे। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का साफ तौर पर मानना था कि जातिवाद से ना किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता नहीं बढ़ती। जैसा कि कई लोगों का ये भी मानना है कि जातिवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति से संबंधित कार्य करता है, तो उसके अंदर एबिलिटी बढ़ जाती है उस कार्य को करने के लिए। तो अंबेडकर जी ने इसका क्रिटिक करते हुए कहा कि जातिवाद से कार्यक्षमता नहीं बढ़ती है, बल्कि इससे मनुष्य की इच्छा दबकर रह जाती है, इच्छा उसकी काम करने में नहीं रहती, इससे ये होता है। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ये जो जाति प्रथा है ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी खराबी है, और साथ में ही ये मनुस्मृति का इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। इसका कारण यही है कि मनुस्मृति के एक चैप्टर में ही जातिवाद का वर्णन किया गया है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था। तो
तो इसी के चलते इन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया और मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा, क्योंकि हिंदू जो परंपरा है सामाजिक स्पेशली, तो वो उसमें मनुस्मृति के द्वारा कई सारे कानून लिखे गए हैं। मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर कई सारे कानून लिखे गए हैं जो कि आज अमान्य ही होंगे, लेकिन फिर भी हिंदू समाज में अगर हम देखें तो मनुस्मृति का काफ़ी बड़ा रोल था। इसी के चलते इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया। डॉक्टर अम्बेडकर जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों में पुजारी पद पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होना चाहिए, वरन इस पद को प्रजातांत्रिक बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः वह जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जो जातिवाद है इसको पूरी तरह खत्म कर दो। यहाँ तक कि गांधी जी खत्म करने के मूड में नहीं थे। गांधी जी चाह रहे थे कि सुधार हो जाति व्यवस्था में, और आज भी हम देखते हैं जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। लेकिन अम्बेडकर जी का पूरी तरह अम्बेडकर जो थे वो पूरी तरह जाति के विरुद्ध थे। अम्बेडकर जी पूरी तरह जाति को खत्म करने की बात कर रहे थे। अम्बेडकर जी ने कहा कि हम नहीं चाहते जो टूटा फूटा मकान है हम उसमें सुधार करके उसे ठीक नहीं करना चाहते, क्योंकि एक दिन वो फिर गिर ही जाएगा। मतलब अम्बेडकर जी एक डायलॉग में कह रहे थे, यहाँ पर अम्बेडकर जी के शब्दों में मैं बताऊँ आपको, तो कहने का मतलब था कि हम नहीं चाहते कि किसी जो टूटी फूटी हुई चीज़ है, मतलब जो भारतीय समाज है उस समय जब आज़ाद हो रहा था देश, तो उस समय वो टूटा फूटा था। मतलब ये कि बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जातिवाद के अंतर्गत बहुत तरह के भेदभाव थे। तो अम्बेडकर जी ये नहीं कह रहे थे कि हम इसमें सुधार कर इसे बस दिखाना नहीं चाहते कि हमारा समाज ठीक है, हम पूरी तरह इसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक नए सिरे से समाज को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो जाति के समूल नष्ट के समर्थक थे। वो एक यहाँ पे उन्होंने बात कही कि वो जो मंदिर में पुजारी का पद है उसे प्रजातांत्रिक बनाया जाए, मतलब लोकतंत्र की तरह उसके लिए भी सभी लोग एलिजिबल हों, वो ऐसा पद होना चाहिए। उनका कहना था कि अछूतों को संगठित होकर, शिक्षित होकर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। देखिए दोस्तों अम्बेडकर जी का जो विचार था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं निचली जातियों के कॉन्टेक्स्ट में, तो निचली जातियों के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, बहुत बड़े योगदान दिए। स्पेशली जो अछूत जातियाँ थी, जो शूद्र जातियाँ थी, उनको संगठित होने का उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने बात की कि आपको शिक्षा ही आगे ले जाएगी, तो शिक्षा लीजिए और अत्याचार का सामना कीजिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है और संविधान में ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण के जो व्यवस्था की गई है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का पूरी तरह अंत कर दिया गया है, या कई सारे कानून बनाए गए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा से संबंधित, उन्हें आरक्षण देने से संबंधित, उनके विकास के लिए कई सारे कानून जो बनाए गए हैं उस पर अम्बेडकर जी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। ठीक है, ये कहा जाता है कि पूरे के पूरे संविधान को लिखने में अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। कई बार हम उन्हें संविधान के पूरी तरह मतलब निर्माता के रूप में भी जानते हैं। हालांकि ये है कि बहुत सारे लोगों का योगदान था उसमें, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए, अम्बेडकर जी का योगदान काफ़ी ज़्यादा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी के चलते जो अस्पृश्यता से संबंधित जो कानून है उसमें भी अम्बेडकर जी का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में समानता का संदेश पाया, अतः सन 1965 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य दलित वर्ग को अलग पहचान और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना ही था। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने आपने पूना पैक्ट का नाम सुना होगा। एक बार पूना पैक्ट हुआ था जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। एक्चुअली उससे मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वो समझ गए थे कि हिंदू समाज के अंतर्गत हम जाति व्यवस्था में हम यही देख रहे हैं कि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और सुधार इसमें होता नहीं दिख रहा है। तो वो पूरी तरह दलितों के लिए अलग राज्य की मांग के लिए भी तैयार थे, या दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तैयार कर, मतलब अलग सीटें जो चुनाव की होती हैं उसको मांगने के लिए वो तैयार थे। मतलब पूरी तरह वो दलितों को अलग पहचान दिलाने के लिए, उनको पूरी तरह एक कम्युनिटी में लाने के लिए प्रबल रूप से, मतलब एक कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रबल रूप से इसके मतलब समर्थक थे। और इसी के चलते जब उन्हें आगे चलकर ये भी एहसास हुआ कि अभी भी समानता नहीं दिख रही है पूरी तरह, हालांकि भले ही हमने मतलब काफ़ी हद तक समानता के प्रावधान लागू हो चुके थे, समाज में सुधार आ रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाया।
उन्हें लगा कि जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सभी धर्मों से, तो इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों के साथ 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जाति व्यवस्था पूरी तरह अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र में इसने कार्यकुशलता को आघात पहुंचाया है तथा सामाजिक जीवन में जड़ता, रूढ़िवादिता एवं विद्वेष को जन्म दिया है। जाति के आधार पर शूद्रों और अछूतों के साथ विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का यही विचार था कि ये जो जाति व्यवस्था है ये पूरी तरह अवैज्ञानिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है, गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो इसने जो शूद्र जाति के लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह खराब किया है। अछूतों की जो आर्थिक स्थिति थी उसको पूरी तरह खराब किया। समाज में जो काम हो रहे हैं, जो कार्यकुशलता है उसमें जड़ता ला दी। जड़ता मतलब विकास नहीं हो पाया, लोग एक ही काम से जुड़े हुए रहे, इसके कारण लोगों की स्किल में मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नया क्रिएट करने का कुछ प्रयास किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। रूढ़िवादिता वगैरह ही सामने आई। तो ये था जातीय व्यवस्था पर अंबेडकर जी का विचार। तो यहाँ तक हमने ये सारी बातें कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपका एक टॉपिक ये भी है कि राजनीति से संबंधित एक टॉपिक है कि राजनीति के माध्यम से जाति गतिशीलता, मतलब कास्ट मोबिलिटी थ्रू पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के द्वारा किस तरह भारत में हम देखते हैं कि जाति को गतिशीलता मिल रही है, या जाति पर पॉलिटिक्स में जाति का क्या प्रभाव रहा है। यहाँ पे ये वाली बात भी हमें करनी है क्योंकि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातें हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनेक जातियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए राजनीति का सहारा लिया है। एलिनर जेलियट के अनुसार जाति का लाभ सरकारी लाभों को प्राप्त करने और राजनीतिक संस्थाओं और विधायिकाओं के में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके द्वारा जाति का फ़ायदा उठाया जाता है, मतलब अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा मतलब यही है कि जाति का फ़ायदा उठाकर राजनीति में मतलब प्रवेश किया जाए या जाति के नाम पर राजनीति में एक प्रमुख स्थिति प्राप्त करने का प्रयास रहता है। अंबेडकर ने महार जाति को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया। अगर हम अंबेडकर जी की बात करें दोस्तों, तो अंबेडकर जी ने भी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए महार जाति, जो कि निम्न जाति थी, उसको राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए उसका एक संगठन बनाया था, एक महासंघ बनाया था। 1937 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसमें अधिकतर टिकट उन्होंने महार लोगों को ही दिए। तब से रिपब्लिक पार्टी और महारों ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने को महत्वपूर्ण राजनीतिक बल के रूप में स्थापित कर लिया है। मतलब ये कि राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जाति से संबंध, जाति के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं अंबेडकर जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने महार जाति को कितना ज़्यादा ऊंचा उठा दिया, महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सशक्त बनाने में हेल्प की। तो ये सारी बातें थी राजनीति के माध्यम से जाति गतिशीलता। अब यहाँ पे रजनी कोठारी जी एक बड़े विद्वान हैं, तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं भारत में जो राजनीति है उसमें जाति का प्रयोग किस तरह से हुआ है, इससे संबंधित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है रजनी कोठारी के द्वारा। उनकी एक बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973। तो इसमें इन्होंने कई सारी बातें की हैं, तो इससे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अवस्थाओं के बारे, वैसे 2 अवस्थाओं के बारे में मुख्य रूप से बात की है, लेकिन एक तीसरी अवस्था भी है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। प्रथम अवस्था में देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि प्रथम अवस्था में बुद्धिजीवी और उच्चाबद्ध जातियों और ऊंची, यहाँ पे ऊंची होगा, ऊंची आरोही जातियों के बीच बैर भाव तथा क्रोध या विरोध सम्मिलित है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर रजनी कोठारी ने जाति का क्या रोल रहा है भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में, इसका अध्ययन किया है और 2 अवस्थाओं की बात की है। इन्होंने पहले अवस्था में कहा कि जो शुरुआती अवस्था थी उसमें जो बड़ी बड़ी जो जातियाँ थी, जो बुद्धिजीवी थे, उनके बीच आपस में बैर भाव और या क्रोध था। जैसे कि कई सारी जो जातियाँ थी, ऊंची जातियाँ और जो ऊंचे से थोड़ा सा नीचे थी लेकिन काफ़ी ऊंची थी वो भी, तो उन सभी के बीच आपस में बैर भाव, यानी कि एक तरह से कंपटीशन था, एक थोड़ा दुश्मनी टाइप आप कह सकते हो। तो दुश्मनी हो रही थी कि एक दूसरे से मतलब आगे बढ़ने की स्पर्धा चल रही थी कि भाई मुझे राजनीति में आगे जाना है, मुझे जाना है। तो जो ऊंची जाति के लोग थे उनका ज़्यादा प्रभाव था राजनीति में, और ऊंची जाति के जो समुदाय थे, अलग अलग जो जातियाँ थी, उनमें आपस में बैर भाव यानी कि क्रोध था। अब दूसरी जो अवस्था आती है, दूसरी अवस्था में स्पर्धारत जातियों के भीतर ये जो ऊपर जो जातियाँ थी
स्पर्धारत ये जो जातियाँ थी जिनमें कंपटीशन था, इनके अंदर अब गुटबाजी और विखंडीकरण तथा बहुजातीय और बहुगुटीय गठजोड़ का विकास सम्मिलित है। मतलब ये दूसरी अवस्था जब आती है राजनीति की, तो उसमें क्या होता है, ये जो बड़ी ऊंची जातियाँ थी, ऊंची ये जो जातियाँ थी जिसमें पहले कंपटीशन हो रहा था पहली अवस्था में, अब इनमें क्या हो रहा था, अब इनके अंदर ही देखो पहले क्या हो रहा था, अलग अलग जातियों के बीच लड़ाई हो रही थी एक वैचारिक स्तर पर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक ही जाति के अंदर ही अलग अलग गुट बनने लगे, एक ही जाति के अंदर अलग अलग गुट बनने लगे और जातियां टूटने लगी। तो राजनीति में अलग अलग तरीके से हमने प्रभाव देखा। जैसे कि आप देख सकते हो कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप देखोगे कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। जो नेता थे वो आपस में ही अलग अलग हो गए, जो पहले एक विचार रखते थे। तो मतलब ये ऐसा ही हुआ कुछ। तो ये दूसरी अवस्था थी, ठीक है। यहाँ पे आप हल्का सा समझ लीजिए, ठीक है। अब पहले अवस्था मतलब इस तरह जाति का रोल अहम था। अब मैं तीसरी अवस्था पे ही आऊँगा डायरेक्ट यहाँ पर। अब इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था में अब थोड़ा बहुआयामी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अब क्या होता है कि थोड़ा जाति से ऊपर उठकर कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अभी हमने 3 अवस्थाओं की बात की, पहली अवस्था की बात कर ली, दूसरी अवस्था की बात कर ली। पहली अवस्था में अलग अलग जातियों, जो ऊंची जातियां थी, आपस में उनके बीच संघर्ष था। भारतीय राजनीति में हम ये देखते हैं रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग। दूसरी अवस्था में हम ये देखते हैं कि जो ऊंची जातियां हैं उनके भीतर ही, उनके अंदर ही कई सारे गुट बनने लगते हैं। और तीसरी अवस्था में हम देखते हैं कि अब जातियों में अब तीसरी अवस्था आपको यहाँ पर समझ में आएगी। ये वाला मैंने पैराग्राफ पढ़ा नहीं, इसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, दूसरी अवस्था में अगर मैं बात करूँ तो दूसरी अवस्था में आप देखिए, प्रथम अवस्था में जाति के केवल 3 अवयव थे: जाति की संरचना, आर्थिक लाभों का वितरण और जाति चेतना। इन तीनों का अर्थ यह है कि जो प्रथम अवस्था थी उसमें केवल जो ऊंची जाति थी, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, जो ज़्यादा सशक्त थे अपने इलाकों में, वो प्रबल रूप से राजनीति में सक्रिय थी, ठीक है। लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है तो दूसरी अवस्था में क्या होता है कि निम्न जातियों को भी उच्च जाति के नेताओं का समर्थन करने और एकजुट को मजबूत करने के लिए लाया जाता है। मतलब ये कि अब सेकंड अवस्था में ही हम देखते हैं कि जो ऊंची जाति के कुछ नेता होते हैं, जो ऊंची जाति के कुछ लोग होते हैं, वो निम्न जातियों का भी समर्थन करने लगते हैं। जो नीचे की जातियां होती हैं, जो निचली जातियां होती हैं, उसका भी समर्थन करने लगते हैं, उनका भी समर्थन पाने का प्रयास करते हैं, उनको भी राजनीति में लाते हैं। भले ही वो सीट के नाम पर लाएं या अपनी कोई राजनीतिक इच्छा हो, या प्रबल रूप से राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए निम्न जातियों को आगे लाएं, तो ऐसा देखा जाता है। मतलब सिंपल सा यही है कि पहली अवस्था में सिर्फ ऊंची जातियां थी, दूसरी अवस्था में ऊंची जातियों के अंदर ही कई सारे विरोध होने लगे, गुट बनने लगे, और अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए ऊंची जाति के लोगों ने निम्न जातियों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। और तीसरी अवस्था में अब जातिगत चीज़ों से भी ऊपर लोग उठकर वोट वगैरह करने लगे। अब जाति वगैरह का महत्व उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना पहले था। महत्व है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहा। कई सारी दूसरी चीज़ें भी जाति के साथ इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ये था भारतीय राजनीति में जाति का महत्व, किस तरह से भारतीय राजनीति में जाति रही है, और किस तरह जाति राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जाति की गतिशीलता में। तो इसको अभी हमने हल्का सा समझ लिया काफ़ी अच्छे से।